हाँ ये दिक्कत आती है, तब भी रहेगी। मेथड ऑफ चार्जिंग के बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का यूज क्या रहेगा कि अगर जब भी तक पता लगा कि दो सेम टाइप ऑफ चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो कूलम्ब्स ने ये बताया कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, और जो फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन भी क्या है। तो इन दोनों बातों के बारे में पता करेंगे कूलम्ब्स लॉ से। और ये लॉ बिल्कुल सिमिलर है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11। कूलम्ब्स लॉ नहीं पढ़ा लेकिन ग्रेविटेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा हुआ है। बिल्कुल सेम जो न्यूटन ने लॉ दिया था सेम वैसे ही कूलम्ब्स ने भी लॉ दिया, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम चल रहा है। वहां पर आपने क्या पढ़ा था कि अगर दो पॉइंट मासेस हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और यहाँ पर फिर एक कांस्टेंट आ जाता था जिसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जानते थे। बिल्कुल सिमिलर इसी पैटर्न पर यहाँ चलेंगे, मगर वहाँ मास था, यहाँ पर पॉइंट चार्ज की बात करेंगे। तो कूलम्ब्स ने कहा कि जब भी हमारे पास कोई भी दो पॉइंट चार्जेस होंगे, मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज Q है 1 है और दूसरा Q2 है, जिनके बीच में डिस्टेंस है स्मॉल r, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोनों पॉसिबिलिटी है। वहां पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी कि अट्रैक्शन होगा। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है एज वेल एज रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होता था। तो कूलम्ब्स ने कहा कि इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं, जिसका डायमेंशन उसके डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। पॉइंट मास जैसे पढ़ा था क्लास 11 में, ऐसे यहाँ पर पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही। अब इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम कह रहे हैं KE। ये हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया KE Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। KE क्या है, आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, या इसको कोलम्बिक कांस्टेंट भी कहते हैं। KE इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या इसका एक दूसरा नाम है कोलम्बिक कांस्टेंट। अब इस केस में फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता, डायरेक्शन भी पता लगना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो इस फॉर्मूले से पता लगा लेंगे। चार्ज आपका चाहे कैसा हो, क्योंकि पॉजिटिव भी दिया होगा नेगेटिव भी दिया होगा, लेकिन आपको बिना साइन के साथ सिंपली सिर्फ इस तरह सॉल्व कर देना। हो सकता है Q2 की वैल्यू नेगेटिव दे रखी हो, Q1 की वैल्यू नेगेटिव दे रखी हो, आपको प्लस माइनस टेंशन नहीं लेनी फोर्स निकालते टाइम। जब भी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम सिर्फ उसको प्लस मान के सॉल्व कर लेंगे। अगर -2 भी दिया होगा तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, माइनस साइन नहीं लगाएंगे, मतलब साइन नहीं लगाएंगे फोर्स कैलकुलेशन करते टाइम। लेकिन प्लस माइनस का यूज कहाँ पर करेंगे, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा हुआ है कि रिपेल कौन करते हैं, सेम टाइप ऑफ चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाना है, बस डायरेक्शन आपको पता लग जाए।
तो जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है उसी लाइन के अलोंग हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो कौन सी है, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इन दो चार्जेस के बीच में वो इसी लाइन के अलोंग लगेगा। अब ये हो सकता है वो अट्रैक्टिव लगे या रिपल्सिव लगे, डिपेंड करेगा इन दोनों का नेचर कैसा। अब जैसे सपोज कर लीजिए केस लेते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है दोनों प्लस दे रखे, तो 2 प्लस है इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो जब हम इस पर इसकी वजह से फोर्स लगाएंगे तो कुछ ऐसे शो कर देंगे, और इस पर इसकी वजह से लगाएंगे फोर्स तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। मान लेते हैं एक प्लस और माइनस दिया होता तो अपोजिट एक प्लस होता एक माइनस होता, अपोजिट चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो अब अगर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं इसकी वजह से, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा हो जाता। और अगर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं इसकी वजह से, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा हो जाता। तो डायरेक्शन हम आसानी से लॉजिक से फाइंड कर सकते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपने पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पर हम डायरेक्शन फोर्स का फाइंड कर लेंगे, मैग्नीट्यूड हमें ये फॉर्मूला दे देगा। क्लियर है, यही आपका कहलाता है कूलम्ब्स लॉ, F = KE Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 का है पॉइंट चार्जेस का मैग्नीट्यूड, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है स्मॉल r दे रखी है, ये आपका इसका स्क्वायर कर देंगे, ये वैल्यू मिल जाएगी। और जब डायरेक्शन लगाना होगा डायरेक्शन हम इस हिसाब से लगा लेंगे। डायरेक्शन हमेशा कहां पर लगेगा फोर्स का, लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, उनके ही अलोंग लगता है। ठीक है, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, और अट्रैक्टिव या रिपल्सिव वो आपको मालूम। क्लियर है ये चीज, ठीक है। यहां से हमारे पास अब ये पूरी KE Q1 Q2 अपॉन R², ये F का क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पर जो आपका KE है इसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आपका जो डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पर। एक तो ये चार्जेस रखे कहाँ है, मीडियम ऑफ द चार्जेस, किस मीडियम में चार्ज को रखा है आपने। तो KE की वैल्यू डिपेंड करती है, KE डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच चार्जेस आर प्लेस्ड। और दूसरा सिस्टम है, दूसरा डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट पर, सिस्टम ऑफ यूनिट पर। अगर हमारे पास चार्जेस रखे हुए हैं वैक्यूम में या एयर में रखे हुए और SI सिस्टम में लेके चल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में इस KE की वैल्यू हो जाएगी फॉर वैक्यूम एंड SI सिस्टम ऑफ यूनिट, इस KE की वैल्यू आ जाएगी 9 10 9 9 × 10⁻⁹। ठीक है ना, ये आप KE की वैल्यू याद कर लीजिएगा। इसकी यूनिट अगर लिखना चाहे तो यहाँ KE को होल्ड कर लीजिए। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, क्योंकि SI सिस्टम में लिख रहे हैं। डिनोमिनेटर में R² है, वो इधर चला जाएगा प्रोडक्ट में, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहाँ से Q1 चार्ज गुलाम, दूसरा वाला भी चार्ज गुलाम ही रहेगा। ठीक है ना, चार्ज तो चार्ज ही, चाहे तीसरा गुलाम चार्ज है तो भी वो गुलाम रहेगा, तो कितना हो जाएगा, गुलाम स्क्वायर। तो ये आपके पास KE की यूनिट आ गई। तो यानी कि इस फॉर्मूले के साथ अगर हम इस KE की वैल्यू प्लेस करके यहाँ पर वैल्यू प्लेस करें, अगर F = KE KE की वैल्यू ये है, F = 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये KE की वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम लोग, इसकी वैल्यू डिपेंड जो कर रही है वो, ये फॉर्मूला मिलता है 1/4π ε0। ये ε0 आपका क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि जब हमारे पास चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हुए, वैक्यूम में रखे हुए, तो वो कितना अपने अंदर से अलाउ कर रहा है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने के लिए। अभी आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, तो ये चीजें और क्लियर होगी कि फील्ड लाइंस कैसे पास हो रही है, तो कितने ज्यादा अलाउ कर रहा है वो हमें बताती है ये क्वांटिटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस उसको बोलते हैं। ε0 की कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। KE की वैल्यू है, और 1/4π ε0 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9 × 10⁻⁹। कूलम्ब्स लॉ को हम इस फॉर्मूले की हेल्प में अगर लिखें, 1 इस कांस्टेंट के साथ 1/4π ε0 Q1 Q2 अपॉन R²। आपका ये 1/4π ε0 अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चलता रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी चलेगा,
तो ये बहुत मतलब एकदम कॉमन रट जाता है ये चीज, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि चार्जेस हमेशा कहाँ रखे हो, वैक्यूम में रखे हो सकता हो अदर देन वैक्यूम हो, या अदर देन एयर वाटर में रख दिएगा, या किसी ऑयल में रख दिएगा, क्वेश्चन मिलता है, तब उस केस में हमारे पास ये एप्सिलॉन 4 पाई तो हमेशा 4 पाई रहेगा, एप्सिलॉन नॉट चेंज हो जाएगा। अब आ जाएगा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये चाहे लिख भी दें, ये किसके लिए लिखा हुआ है, वैक्यूम के लिए लिखा हुआ है, यानी कि चार्जेस कहाँ पर प्लेस्ड है, वैक्यूम में रखे हुए हैं या एयर में, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास एफ वैक्यूम की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। क्लियर है ये। कूलम्ब्स लॉ में आपको मैग्नीट्यूड मिला फोर्स का, और आपने डायरेक्शन भी फाइंड कर लिया। डायरेक्शन कहाँ लगता है, लाइन ज्वाइनिंग दिस टू चार्जेस, उसी के अलोंग लग रहा होता है। अट्रैक्टिव होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए फोर्स दिखा देंगे, रिपल्सिव होगा तो अवे दिखाते देंगे, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, ये वैसे आपके पास ऑलरेडी नोटेड है, जो आप लोग के पास नहीं नोटेड इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा एक टर्म, चार्जेस को यानी कि अब अदर देन वैक्यूम रखेंगे। फिर इसी चीज को वेक्टर लॉ से देखेंगे। वेक्टर फॉर्म की हेल्प से मिलता ये है कि आपके पास ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो कर रहा होता है, ये चीज की क्लियरिटी मिल जाती है। बाकी कभी क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हो, क्वेश्चन कराएंगे इस पर भी, कि जिसमें आपके पास वेक्टर के हेल्प से क्वेश्चन हो पाएगा, यानी कि पोजीशंस दे रखी होंगी चार्जेस की, वो क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा शायद, दूसरा नया लेकर के घर से लाए। नोट कर लिया, नुमान कर लिया नोट, कॉपी में करना, यहाँ नहीं करना है सिर्फ, हाँ यहाँ नोट पर खराब सर याद आ जाते। हाँ काम उन्होंने बच्चों वाला किया था, ये कहानी आप ही को तो पता है बस। कर लिया नोट, रफ कर दे इसको। अब एफ वैक्यूम तो कैलकुलेट कर लिया। मान लेते हैं चार्ज किसी मीडियम में रखा हुआ है, कोई भी मीडियम हो सकता है, कहीं वाटर में प्लेस कर दिया गया चार्ज, या आपका किसी ऑयल में रखा गया है, अदर देन मतलब वैक्यूम। तो उस सिचुएशन में हमारे पास अब जो फोर्स निकलेगा वो हम किसी मीडियम की वजह से निकालेंगे, एफ मीडियम उसको बोल देंगे। तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई, अभी तक एप्सिलॉन नॉट था, अब सिर्फ एप्सिलॉन आ जाएगा। ये एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब वो वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी इसको कह लीजिए। अब यहाँ पर कोई मीडियम आ गया तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम आ गया। बाकी चार्जेस का प्रोडक्ट पर हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करेगा, और इनवर्स ऑफ द स्क्वायर डिस्टेंस पर हमेशा डिपेंड करेगा, चाहे आपने कहीं रखा हो चार्ज। सिर्फ और सिर्फ फर्क इसमें आ जाएगा बस, अगर मीडियम में रख देंगे। मान लेते हैं इसका नाम है इक्वेशन 1 और इसका नाम है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करा देते हैं। तो अब इस केस में हमारे पास एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई एफ मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। ये कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम की वैल्यू आ गई। अब ये जो रेशियो आया है, फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बिटवीन टू सेम चार्जेस प्लेस्ड इन मीडियम, इसका जो रेशियो आता है इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको के से डिनोट करते हैं, या इसका एक और नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया के की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। इससे भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इससे भी डिफाइन कर सकते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दो तरह से हम इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लिख सकते हैं कि फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ सेम चार्जेस प्लेस्ड इन मीडियम। ये जो रेशियो आएगा, द रेशियो इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इस एप्सिलॉन आर को कहेंगे परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। दोनों सेम चीजें हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, या तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह लीजिए
या रिलेटिव परमिटिविटी के लिए। तो इसकी डेफिनेशन अगर पूछी जाती है तो आसानी से आप लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ फोर्स और इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी। यहां से डिफाइन करना द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। इसके रेस्पेक्टिव डिफाइन करना है द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है k के बराबर, इसको नोट कर लीजिए। अब यहां से अगर हम f मीडियम निकालने की कोशिश करें इस फॉर्मूले से, f मीडियम की वैल्यू आ जाएगी f वैक्यूम अपॉन k। और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये एयर के अलावा किसी भी मीडियम का हमेशा k इज ग्रेटर देन 1 होता है। अगर हम किसी भी वैल्यू को ग्रेटर देन 1 वैल्यू है कोई, उसको किसी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, f वैक्यूम को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब f मीडियम की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, वैक्यूम से कम हो जाएगी। सबसे मैक्सिमम फोर्स जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, जब चार्जेस वैक्यूम में प्लेस करे जाते हैं, तब उस केस में इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे मैक्सिमम मिल रहा होता है। लेकिन अगर किसी मीडियम में रख दिया गया तो उस k की वैल्यू अदर देन कुछ ना कुछ 1 होती है। जैसे मान लीजिए वाटर के लिए k की वैल्यू 81 होती है, तो अब उस केस में अगर वाटर में चार्ज रखे जाएंगे तो वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा उसका डिवाइडेड बाई 81 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 81 टाइम्स फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना। तो f मीडियम आपका कितना मिल जा रहा है, f वैक्यूम डिवाइडेड बाई k। और यहां से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि f मीडियम इज ऑलवेज लेस देन f वैक्यूम। मीडियम में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो हमेशा वैक्यूम में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कम होगा। क्लियर ये चीज, इसको नोट नहीं किया होगा तो नोट कर लीजिए। ये वाला पोर्शन शायद नहीं लिखा था, या लिखा था, ये भी याद ही नहीं कुछ, कॉपी कौन देखता है। एरिन आ रहा है समझ में, ये सब आपका छूटा था ना शुरू में, आ रहा है समझ में, सब बाउंसर जा रहा है। अब इसके बाद कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। वेक्टर फॉर्म में कोई नई चीज नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा है, बस आपको वेक्टर से क्या डायरेक्शन की बात और आ जाएगी तो डायरेक्शन लगा देंगे। अब डायरेक्शन लगाने के लिए क्लास 11 के वेक्टर में जाना पड़ेगा, वो आपका क्या था, यूनिट वेक्टर वाला केस, ठीक ना। यूनिट वेक्टर का मेन काम होता है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, मैग्नीट्यूड उसका 1 होता है और वो डायरेक्शन बता देता है, तो बस उसी की हेल्प से डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिए जिसने नहीं नोट किया था। फिर चलते हैं कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फिर 2 क्वेश्चन करते हैं। कूलाम्स लॉ का सीधा साधा वाला क्वेश्चन, सीधा साधा का मतलब जिसके अंदर हमारे पास वेक्टर हम लोग नहीं लगाएंगे, और एक हम लोग पोजीशन दे करके वेक्टर के फॉर्म में करेंगे। चलो अब्बास नोट कर लिया। आपका शॉर्ट फॉर्म जैन तो नहीं चलता है, नहीं चलता है। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, देखिए सेम वही केस है, यानी कि फिगर गायब ही हो गया। सेम वही केस है कि चार्ज Q1 पॉइंट चार्ज है, दूसरा Q2, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r। ये सारी चीजें अभी हमने लिखी है स्केलर फॉर्म में। चार्ज वैसे भी स्केलर होता है, हाँ डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, ठीक है। अब अगर हम इसका नाम 1 रख दें, इसका नाम 2 रख दें, बस एक चीज आपको सीखनी है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, F12 का मतलब क्या होता है। सबस्क्रिप्ट में जो भी क्वांटिटी पहले लिखी, 1 लिखा है पहले, बाद में 2 लिखा है, इसका मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बस अगर ये लिखना आ गया तो बाकी कुछ इसके अंदर फिर कुछ करना ही नहीं। फोर्स ऑन चार्ज 1 किसकी वजह से, ड्यू टू 2। अब यहाँ पर देख लेंगे चार्ज कैसा है, दोनों पॉजिटिव है, तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दोनों अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, बस सिंपल सी बात ये। इसी तरह से F वेक्टर F21 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन, पहले सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ 2, तो इसका मतलब 2 पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। वेक्टर लिखना आ गया, F12 F21 लिखना आ गया। अब आपके पास इसको वेक्टर फॉर्म में, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, F12 कैसे लिखेंगे, F12 वेक्टर मैग्नीट्यूड, और वेक्टर का सिंपल सा मतलब है मैग्नीट्यूड आना चाहिए और डायरेक्शन आना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड आपको मालूम है, ये कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के फॉर्म में अगर लिखे तो ये आ गया KE, 2 चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 Q2 अपॉन R², ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब इसका डायरेक्शन और चाहिए, तो डायरेक्शन बताने के लिए आपके पास, अब अगर हम कहाँ से जा रहे हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, किस पर, 1 पर फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है।
तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है तो R21 जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है किधर आ रहा है, ये वेक्टर R21 ये यहाँ से लेकर के आपका ये डायरेक्शन, और जब हम इधर से डिस्टेंस लेके चलेंगे तो ये कितना आएगा R12 वेक्टर। क्लियर ये चीज। जब हम 1 से 2 के डिस्टेंस देखेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाता है, हमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम R12 की बात करेंगे, ये हमें बता रहा है डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2, और R21 की बात करेंगे, इसका मतलब 2 से हम चल रहे हैं और 1, यानी कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया और फाइनल ये हो गया R21 का मतलब, और R12 का मतलब इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल ये। हाँ, डिस्टेंस होता चाहे आप इधर से चले चाहे इधर से चले सेम आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में आपके इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन से फर्क पड़ जाएगा, सिर्फ माइनस साइन का फर्क पड़ेगा, मैग्नीट्यूड अभी भी सेम आएगा। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कुछ इस तरह से लिखते हैं, तो वो तो R के ही बराबर आएगा, चाहे आप 1 से 2 जाइए चाहे 2 से 1 जाइए, डिस्टेंस तो आपने उतना ही ट्रेवल किया होगा। मतलब यहाँ से घर जाइए, घर से यहाँ जाइए, अगर सीधे सीधे जाइए तो डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल किया होगा, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन हाँ डायरेक्शन बदल जाएगा। R12 का मतलब ये है कि हम 1 से चले 2 पर पहुंचे, R21 का मतलब है 2 से चले 1 पर पहुंचे, ठीक। अब इस केस में हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, हमें डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए पहले देखेंगे हम लोग क्या लिख रहे हैं, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 पर फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, 2 की वजह से। तो अब हम डिस्टेंस कहां से लिखेंगे, R21 वेक्टर, और R21 वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए तो हमने यहाँ पर कैप लिख दिया, ठीक है, R कैप आ गया R21 का, ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ चुका है। अब इसको और अगर रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आपको कोई भी अगर यूनिट वेक्टर या फिर इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, या जो कैप लिखते हैं, यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। जैसे कोई भी वेक्टर है आपके पास, मान लीजिए आपके पास R कैप कोई R वेक्टर है, ठीक। अब R वेक्टर के पास क्या होगा, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को लिखते हैं, जब भी वेक्टर लिखेंगे जनरल वेक्टर, हम क्या लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड में लिखते हैं, और आगे आर कैप लगा दिया। आर कैप क्या बता रहा है, हमें डायरेक्शन बता रहा है। तो अगर हम यहां से आर कैप निकालना चाहें, आर कैप क्या निकल आएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये आर कैप, ये क्लास 11 में पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा था तो यहाँ रिवाइज हो गया एक बार। क्लियर है ना। वेक्टर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड चाहिए, ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन चाहिए, ये डायरेक्शन हो गया। अगर हम आर कैप यहाँ से निकालेंगे तो वेक्टर को डिवाइड करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से, हमें डायरेक्शन मिल जाएगा। तो अब यही काम यहाँ पर कर लीजिए। अपने पास क्या है, आर कैप वेक्टर है, इसको अगर हम लोग चेंज कर दें तो ये हो गया के ई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R21 लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से कैसे लिखे, तो वेक्टर R डिवाइडेड बाई, ये बात लिख सकते हैं। ये चीज क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं। बस आपने सिंपल क्या किया है, इस कैप वेक्टर को वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया जैसे यहां से आया था। कोई भी जनरल वेक्टर है, जनरल वेक्टर का मतलब क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा जिसको मॉड में लिखते हैं, और आगे क्या होगा, उसका कैप वेक्टर को डायरेक्शन बता रहा होगा। तो आपको डायरेक्शन चाहिए था, उसमें हम आर कैप कैसे निकालेंगे, इस वेक्टर को डिवाइड कर दें उसके मैग्नीट्यूड के साथ, तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकलेगा, सिर्फ डायरेक्शन निकल आएगा, वो आर कैप निकल के आएगा। यही काम आपने यहाँ किया हुआ। अब बस यहाँ थोड़ी चीजें ध्यान देख लीजिए, R21 का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ 2 से 1 चले तो जो मैग्नीट्यूड आया यानी कि जो डिस्टेंस आया वो कितना आ रहा है, R के बराबर ही तो है ना। 2 से आप कहाँ तक पहुंचे, 1 तक, मैग्नीट्यूड कितना है R। इसका मतलब इसकी जगह पर हम मैग्नीट्यूड प्लेस कर दें तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, के ई Q1 Q2 वेक्टर R21 डिवाइडेड बाई RQ, ये लिख सकते हैं। यहां से वैल्यू R आ गई, R स्क्वायर ऑलरेडी था, R स्क्वायर इंटू R मिलकर क्या बन गया, R क्यूब बन गया। चाहे ऐसे लिख दीजिए या इसको चाहे आप मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए कि इसको आपने चेंज कर लिया, ये आपका R स्क्वायर लिखा है, R का मतलब क्या हो गया, R21 का मैग्नीट्यूड, और उसका स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर एक और आया मिलके क्या बन गया, R क्यूब बन गया। चाहे ऐसे लिख लीजिए। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट, बाउंसर जाने लगा यहाँ से, समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये आपका मैग्नीट्यूड है, चाहे चलिए वैसे लिखिए, ज्यादा अच्छा आसान लगेगा आपको। उस केस में अब इसको हमने लिख दिया R स्क्वायर ऑलरेडी था अपने पास, ये बन गया R क्यूब। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आ गया कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। F12 अभी निकला है। अब अगर आपको F21 चाहिए तो F21 हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 या ब्रैकेट में क्लोज कर ले रहे। F21 इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये अपने पास मैग्नीट्यूड आ गया। आगे क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन कौन बताएगा, कैप वेक्टर बताएगा, यूनिट वेक्टर बताएगा, ठीक है। अब 21 फोर्स ऑन 2,
फोर्स ऑन टू कौन लगा रहा है, 1 पे लगा रहा है। कहां से चल रहा है, यहां से यहां तक जा रहा है, कितना हो जाएगा, R12 कैप आ जाएगा। क्लियर ये चीज, R कैप 12 आ गया। ठीक है, अब R कैप को यहां से रिप्लेस कर दीजिए, KE Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं वैल्यू। और R 1 से 2 जाइए, मैग्नीट्यूड कितना है, अगेन R ही मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड की जगह पर R लिख सकते हैं। R स्क्वायर इंटू R मिलकर क्या बन गया, R क्यूब बन गया। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, KE Q1 Q2 अपॉन R क्यूब वेक्टर R12। ये वैल्यू किसकी आई है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब वेक्टर R12 और वेक्टर R21 में कुछ रिलेशन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, सिर्फ फर्क कितना है कि R12 ऐसे जा रहा है और R21 ऐसे आ रहा है, डायरेक्शन का फर्क है। तो डायरेक्शन के केस में हम लोग साइन का यूज कर लेते हैं। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, इसको रफ कर देना लेफ्ट में, वेक्टर R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर R21। दोनों बातें सेम लिखी है, यहां पर हमने माइनस साइन लगा दिया, तो अब इसका मतलब दोनों को क्या वैल्यू हो गई, वेक्टर की वैल्यू सेम बन गई। तो अब यही वैल्यू यहाँ पर R12 को अगर हम रिप्लेस कर दें, F21 वेक्टर हमारे पास जो चल रहा है, वेक्टर F12 KE Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और वेक्टर R12 को हम लिखना चाह रहे हैं R21 के फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस R21 लिखेंगे। इस माइनस को उठा करके बाहर रख दीजिए, माइनस KE Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R21। ये वैल्यू कुछ जानी पहचानी लग रही है, पीछे लिख कर क्या है इस बॉक्स में, इसकी जगह पर ये वैल्यू प्लेस कर दीजिए बस, माइनस साइन यहाँ पर, ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, वेक्टर F12 के बराबर। अब यहां से आपने एक गलती से एक चीज प्रूफ कर दी, ठीक ना, वो क्या है कि F12 यानी कि जो F12 का मतलब F21 का मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, जितना फोर्स 2 पर 1 लगाएगा, सेम अमाउंट का फोर्स 1 पर कौन लगाएगा, 2 लगाएगा। और यही चीज आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, बल्कि 11 का नाम बार बार ना ले, नहीं तो आप लोग टेंशन में आ जाएंगे। 9th में पढ़ी थी, 10th में पढ़ी थी ना, न्यूटन्स के लॉस पढ़े थे, तो उसमें क्या पढ़ा था कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, यानी कि यहां से आपके पास न्यूटन्स थर्ड लॉ को ये फॉलो कर रहा है। F21 का मतलब फोर्स ऑन 2, चार्ज 2 पर जो 1 फोर्स जितना लगाता है उतना ही अमाउंट पलट के 1 पर 2 लगाता है, ठीक है, चाहे उसका Q1 Q2 का डायमेंशन कितना भी हो, ठीक ना, चाहे छोटा सा चार्ज एक बड़े से चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा उतना ही बड़ा सा चार्ज छोटे से चार्ज पर फोर्स लगाएगा। यहां से यहां पर आपने प्रूफ कर दिया कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। क्लियर है ये चीज ना, F12 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनस F12। इसका मतलब F21 अगर इधर जा रहा है तो F12 इधर आ रहा है, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन अपोजिट, एक्शन रिएक्शन पेयर वहां पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी ये पूछी जाती है। जो वेक्टर फॉर्म कर रहे थे इंपॉर्टेंट सबसे उसमें यही था, इसको प्रूविंग, वेक्टर फॉर्म की जरूरत यहीं से पड़ रही थी। ये आया समझने की सब बाउंसर गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप लोग की तो आ ही गया है, जिन लोगों ने क्लास नहीं किया था, क्योंकि जिन लोगों ने किया था उसमें बहुत टाइम लिया था इसमें। नोट ही नहीं करना, कितना रिलैक्स मोड में चल रहा है, सामने मूवी चल रही बढ़िया। अब कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कर लीजिए गुलाम के ऊपर, हाँ क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर से मेरी कोशिश है हम वो क्वेश्चन कराएं जो आपको नहीं कराए हुए। जिनके पास ये नोट नहीं है उनको नोट डाउन कर लें। लारैब हो गए, नुमान है, आपने भी नोट नहीं किया था, सनी है, नोट कर लीजिए। यूसुफ नोट किया था नहीं, तो बहुत बच्चे नहीं नोट करने वाले। जैन है, एरिन आपके पास भी नोट नहीं होगा, तेज स्टीरियो नोट कर लीजिए। नोट ही किसने किया था फिर, नोट है ना मैम? कल टेस्ट होगा आपका बायो में, कल पेपर हम लेते आएंगे। बायो का टेस्ट है कल,
अच्छा कल फिजिक्स का भी तो टेस्ट था। ये बात भी सही है। फिजिक्स का टेस्ट कब देंगे? ये पढ़ाने का पर्पस ही यही था, इसीलिए टेस्ट लेने के लिए पढ़ाना था। अगले मंडे क्या मतलब? अगले मंडे तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोएफिशिएंट खत्म हो जाएगा। कल नहीं आ पाएंगे? ट्यूसडे को टेस्ट देंगे, इसी वीक में देना है लेकिन टेस्ट। सैटरडे क्लास है फिजिक्स का? तो आना पड़ेगा फिजिक्स वालों को। ऑनलाइन आपका चलेगा टेस्ट, आपकी ईमानदारी भरोसा करते हैं। नहीं सिर्फ कुछ लोग। मंडे टेस्ट नहीं है मतलब ट्यूसडे। चलिए आप लोगों का ऑनलाइन रहेगा, तो वेडनेसडे टेस्ट सही रहेगा। सही, तो आज तैयार तो हो रहा है। यही सब टेस्ट में से ज्यादा हम क्या दे पाएंगे? यही सब घूम फिर करके आएगा। कुछ डेरिवेशन आ जाएंगे, अब डेरिवेशन उसके बाद शुरू करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे, डेरिवेशन आ जाएंगे। 2 डेरिवेशन पढ़ने हैं बस, 2 ही है ना उसमें। सर बहुत दिन से हमारे पोस्टपोन नहीं हो रहा, पढ़ के पागल हो गए। अब तो आता पता नहीं, याद नहीं था। नोट कर लिया नहीं अभी? नुमान नोट हो गया? जैन क्वेश्चन लिख लीजिए, कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन। 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स, 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स, 2 आइडेंटिकल metallic spheres having unequal opposite charges, having unequal opposite charges, 2 identical metallic spheres having unequal opposite charges are placed at a distance, are placed at a distance 0.9 meter, are placed at a distance 0.9 meter apart in air। अच्छा एयर हो या वैक्यूम हो बात बराबर है, इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा यहाँ पर। 0.9 मीटर अपार्ट इन एयर। अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे हैं। आफ्टर ब्रिंगिंग देम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एक तो चार्जिंग बाई कंडक्शन वाला लग रहा है प्रोसेस, और बाकी कूलम्ब्स लॉ लगेगा। After bringing them in contact with each other, after bringing them in contact with each other, they are again placed at the same distance apart. They are again placed at the same distance apart. They are again placed at the same distance apart. Now the force of repulsion, now the force of repulsion between them is, now the force of repulsion between them is 0.025 Newton. Now the force of repulsion between them is 0.025 Newton, 0.025 Newton. Calculate the final charge on each of them. Calculate the final charge on each of them. On each of them हो जाएगा 0.025 न्यूटन। फोर्स ऑफ रिपल्शन 0.025 न्यूटन। आसान क्वेश्चन है।
कितना आंसर आया? कैलकुलेटर वालों को तो आ जाना चाहिए। देखिए जहन तो रखे आए घर पे ही। कहाँ गया उधर? खाई आप घर पे, आप ही रखाई। जहन इसलिए रख के आए, सही है। अब तो कहाँ मिलेगा, मिल गया। कितना आंसर आया है? अभी तक नहीं आया। टू 2.25 कितना आंसर आया? गलत ही निकाल लिया। क्या किया है? आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेयर्स है, लेकिन इनिशियली उन पर जो चार्ज है वो अनइक्वल है। ठीक है, चार्ज की कंडीशन दे रखी है, उसके बाद उनको कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, फिर सेपरेट कर लिया जाता है। और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है वो दे दिया गया है आपके पास कि जब सेपरेट करते हैं तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है 0.025 लग रहा है। डिस्टेंस भी दे रखी है आपको, क्वेश्चन में चार्ज पूछा जा रहा है। तो कंडक्शन वाले केस में जब आइडेंटिकल स्फेयर्स होते थे, आइडेंटिकल बॉडीज होती, तो केस क्या होता था? चार्ज कैसे डिवाइड होगा? इक्वल चार्ज डिवाइड। वो आपको पता नहीं कितना है। इनिशियल उन्होंने कंडीशन दे रखी है कि दो आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं, ठीक है, आइडेंटिकल हैं लेकिन चार्ज अलग अलग है। अभी हमें चार्ज मानना भी नहीं, इस पर कितना है नहीं मालूम, अलग अलग है। लेकिन जब इनको कंबाइन करके अलग किया गया होगा, अब जो चार्ज बटे होंगे बराबर बराबर आ गए होंगे। ये बात समझ आ रही ना? क्योंकि आइडेंटिकल है। इनिशियली मान लेते हैं, देखिए इनिशियली अगर यहाँ पर 3 कूलम रहा होगा, यहाँ 5, एक रैंडम ऐसे वैल्यू लेके चल रहे हैं। इनको अब अलग अलग चार्ज नहीं मालूम हमें कितना है, अभी 3 5, जब इनको हमने मर्ज कर दिया 5 3 8 हो गए। जब इनको सेपरेट करेंगे 4 इसके पास आ गया होगा, 4 इसके पास आ गया होगा। ऐसे ही तो हुआ होगा ना? तो यही काम यहाँ पर क्या होगा, जब अभी तो इनिशियली चार्ज की वैल्यू बराबर नहीं है दोनों में, लेकिन जब इनको टच करके अलग कर दिया गया तब दोनों के पास बराबर चार्ज आ गया। कितना है अभी हमें वो क्लियर नहीं है, तो वो चार्ज हमने मान लिया कि क्यू है। हमसे वही पूछा भी गया कि दोनों बॉडी के पास जो चार्ज आया होगा वो कितना आ गया होगा, क्यू हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है ना, इक्वल चार्ज आना चाहिए और वो चार्ज हमने क्यू मान लिया। अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कितना दिया हुआ है, एफ की वैल्यू दी है 0.025। लेट क्यू बी द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। ये इनिशियल कंडीशन नहीं मान रहे, कब है, जब दोनों को सेपरेट कर लिया गया। ऑन ईच स्फीयर आफ्टर सेपरेशन। एफ अपने पास कितना है 0.025, डिस्टेंस कितना है 0.9 मीटर। फॉर्मूला क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बस F की वैल्यू रख देंगे 0.025। इसकी वैल्यू एयर में रखे गए तो 9 × 10⁹। ये Q स्क्वायर हो गया, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है। डिस्टेंस कितना है 0.9 मीटर। यहाँ से Q स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। Q स्क्वायर कितना बन जाएगा,
अब देखिए एक काम कर लीजिए, 10 की पावर 9 है, पावर अगर इवन रहती है तो जब स्क्वायर हटेगा डिवाइड बाई 2 हो जाती है, तो 9/2 करने की जगह यहाँ पर इसकी पावर हम लोग अगर इवन नंबर बना ले किसी तरह से, वो कैसे बनेगी, यहाँ से एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो अगर हम इसको शिफ्ट करते डेसिमल को इधर 0.25 किया, बाकी किसी को मत डिस्टर्ब करिए, ये हम उनके लिए बता रहे हैं जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है, यानी कि IC बोर्ड के अलावा वाले बच्चे। तो ठीक इस केस में हमने क्या किया, डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दिया, पावर एक निकल के आ गई होगी 10 की पावर, इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो वैल्यू -1 पावर आ गई होगी। और डिनोमिनेटर में क्या है, अभी और कुछ मत चेंज करिए, क्योंकि आपको जो वैल्यूज यहाँ दी है वो बड़ी सिंपल सी दे रखी है, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हमने डेसिमल इधर शिफ्ट कर दिया, पावर इधर निकाला, ये जब ऊपर जाएगी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10, अभी क्यू स्क्वायर के फॉर्म। अब क्यू को हटा दीजिए, स्क्वायर हटाया, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 0.5, 25 है ना, ये 0.5 बन जाएगी, और यहां से स्क्वायर हट जाएगा, 9 का बन जाएगा 3, यानी कि सारी कैलकुलेशन आसानी से हो जा रही है। कितना बन जाएगा 10 की पावर -5, इतना कूलम है। अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो कट कर लीजिए, 3 3 9, 5 3 15, 2 के बाद यहाँ आ गया 0.15 इंटू 10 की पावर -5 कूलम, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 कूलम, ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो अगर हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते यहाँ पर तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती। कैलकुलेशन आसान रखने के लिए जब यहाँ दिखाई दे रहा था ये स्क्वायर है, इधर स्क्वायर चल रहा था, हटाना है स्क्वायर, इसको भी इवन बनाने के लिए डेसिमल इधर शिफ्ट कर दिया, ये 0.5 का वो बन गया, 0.5 इंटू 0.5, क्यू की वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर है? ये नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन उससे कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में जो हम लोगों ने कूलम्स में लिखना सीखा था। नींद तो नहीं आ रही है? हमदान आगे समझ में? पढ़ लीजिए, और क्या, कहीं जाना थोड़ी ना है। बस अब ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद ज्यादा लंबा नहीं बचेगा। बस ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पर आ जाएंगे। उसके बाद फील्ड वाला टॉपिक है ना, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन और जैसे भी क्वेश्चन करा देंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पर आएंगे। वेक्टर वाला है तो खुद से कर लीजिएगा, क्वेश्चन बता दे रहे हैं तो टाइम थोड़ा सा बचाया जा सकता है, लेकिन हमें मालूम वेक्टर देख के आप लोग कहेंगे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हमने एक वेक्टर वाला भी क्वेश्चन रख लिया है। क्वेश्चन लिख लीजिए नेक्स्ट, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इक्वल टू, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर वेक्टर आता है तो उससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं कुछ। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 की वैल्यू दे रखी, Q1 इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 कूलम, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 कूलम, एंड Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 कूलम, 3 इंटू 10, 5 इंटू 10 की पावर -6 Q1 है, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 कूलम, और Q2 दे रखा है आपको 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 कूलम। Q1 दिया है कितना है, 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, और Q2 दिया है 3 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, आर लोकेटेड एट पोजीशंस 1 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर।
एंड 3 मीटर, 5 मीटर, 1 मीटर। ये पोजीशंस दे रखी हैं, आर लोकेटेड एट पोजीशंस 1, 3, 2 मीटर और 3, 5, 1 मीटर। यानी कि चार्ज 1 यहाँ रखा हुआ है और चार्ज 2 यहाँ रखा हुआ है। पूछा गया है फाइंड द फोर्सेस F12, फाइंड द फोर्सेस वेक्टर F12 एंड वेक्टर F21 यूजिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यूजिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। F12 और F21 पूछा गया। अब ये आपको पोजीशन दे रखी है पहले वाले चार्ज की, 1 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर। तो उसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारे पास R1 वेक्टर कितना हो जाएगा, 1 मीटर हमारा x में जा रहा है, x में हमारे पास ऑर्थोगोनल टॉरॉइड में I आ जाता था, y एक्सिस में j आ जाता था, z एक्सिस में k कैप आ जाता था। यहाँ पर हमारे पास 1 मीटर है तो यह तो बन गया I कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये हमारे पास वेक्टर R यानी कि पॉइंट नंबर 1 की पोजीशन आ गई। और इसी तरह से वेक्टर R2 निकाल लीजिए, वो कितना है 3I कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। अब R1 भी आ गया, R2 भी आ गया। F12 निकालने के लिए कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म वाला केस से हमें सॉल्व करना है इसको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो होता था मैग्नीट्यूड। आगे लिख देते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता था, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 यानी कि 2 से चल रहे कहाँ पर, 1 पर आ रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास वेक्टर R21 का हमें कैप चाहिए। तो ये तो वैल्यू सारी हमारे पास मैग्नीट्यूड है, सिंपल इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। Q1 ये, Q2 यहाँ पर प्लेस करते। अब इसको निकाल लें अलग से। वेक्टर R मतलब R कैप 21 अगर चाहिए तो उसके लिए R21 पता होना चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ R21 पता होना चाहिए, ठीक। क्योंकि R कैप की वैल्यू यही तो होती है ना, R कैप की वैल्यू वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। तो R21 चाहिए, तो R21 वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास पोजीशंस वेक्टर दिए हुए। तो अगर हमें वेक्टर R21 चाहिए, वेक्टर R21, तो ये क्या हो जाता था, इसमें डिफरेंस कर लेते थे। इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको रफ कर देना। अगर ये हमारे पास ओरिजिन है और ये मान लीजिए जेड एक्सिस वाला केस भी है ना, ये R1 वेक्टर है और ये R2 वेक्टर है। ये पोजीशंस वेक्टर गिवन है आपको, जो आपने इस फॉर्म में लिखे हुए। आपको चाहिए क्या है, R21 आपको चाहिए। आपके पास R2 है वेक्टर है, ये आपका पास R1 वेक्टर है, आपको चाहिए है। तो जब ट्राइंगल लॉ की हेल्प से इसको सॉल्व करते थे तो इसका डायरेक्शन, इसका हेड, इसका टेल और फिर जो उसको अपोज कर रहा होता था, तो इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाता था। यानी कि यहाँ से हमारे पास आया वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R21 इज इक्वल टू, ये इसको अपोज कर रहा है। ये लिख सकते हैं। ये समझ में आया कि जब भी हमारे जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वाला केस रहता था, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक का हेड दूसरे की टेल से कनेक्ट है और जो इसको अपोज करता था, यानी कि अब दोनों हेड आ गए तो वो इन दोनों के सम को इसको अपोज कर रहा है, इसके बराबर आ जाता था। तो वेक्टर R2 उसका नाम है, इसका R21 है, इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर R1 के बराबर। हमें चाहिए क्या, R21 चाहिए। R21 को यहाँ पर होल्ड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, वेक्टर R1, इसको उधर भेज दिया, ये लिख सकते हैं। अब आपके पास पोजीशन वेक्टर R1 भी है, पोजीशन वेक्टर R2 भी। R1 कितना है, ये I प्लस 3j माइनस 2k से हमें माइनस क्या करना है, 3I प्लस 5j प्लस k को माइनस करना है। तो 1 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस 2I कैप आ जाएगा। 3 में से 5 जाएगा, अगेन माइनस 2j कैप आ जाएगा। एंड 2 में से 1 जाएगा तो प्लस k कैप आ जाएगा। ये हमारे पास R वेक्टर 21 आ गया। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता था, अंडर रूट I कैप के साथ जो -2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस -2 स्क्वायर यानी कि 4, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 4 4 8 प्लस 9 3 हो गया, 9 हो गया रूट में, वैल्यू आ गई 3। ये वैल्यू आ गई, क्लियर। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21 आ गया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। वेक्टर R21 भी आ चुका है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21 भी निकाल लिया, जिसकी वैल्यू आई है 3।
बस अब इसको सिंपली डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास कैप वेक्टर आ जाएगा। R21 कैप की वैल्यू वेक्टर R21 कितना है, -2i कैप -2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई 3 है ना, 3 आ गया। ये हमारे पास R कैप 21 की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू चाहिए F12 की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पर 9 × 10 की पावर 9, Q1 5 × 10 की पावर -6, Q2 3 × 10 की पावर -6 अपॉन R स्क्वायर। R कितना है अपने पास, ये मैग्नीट्यूड है, 3 लिख सकते हैं ना, 3 स्क्वायर। और यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू। ये कितना निकाल चुके हैं आप ऑलरेडी, -2i कैप -2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई 3। बस अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 स्क्वायर 9 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, वैल्यूज अच्छी दे रखी थी। तो ये हो गया 5 × 10 की पावर -12 प्लस 9 कितना बनेगा, -3। 9 में 6 गया 3, 3 में से -6 गया -3। और बाकी सारी वैल्यूज क्या है, चाहे इतना ही छोड़ दीजिए, चाहे इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए। ये वैल्यू आ गई F12, ये वैल्यू हमारे पास न्यूटन में आ गई क्वेश्चन में। लेकिन F21 भी पूछा गया था। अब F21 के लिए क्या करेंगे, फिर से यही सारा प्रोसेस, माइनस साइन लगा देंगे। बिल्कुल सही आपने, क्योंकि ये पहले पढ़ा हुआ है कि मैग्नीट्यूड सेम आता है, सिर्फ डायरेक्शन बदलता है बस। तो इतनी पूरी कहानी नहीं करनी पड़ी, ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हमको सिर्फ F21 चाहिए, तो यहाँ माइनस साइन लगा दें। माइनस साइन लगते के साथ ये माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे। ये आंसर आ गया। ये हम क्वेश्चन कराने वाले नहीं थे ना, ठीक, ये क्वेश्चन नहीं कराने वाले थे, देने वाले थे। ये होमवर्क आ गया समझ में। वेक्टर लेकिन ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं। आ गया सर नहीं समझ में, थोड़ा थोड़ा एरीन, थोड़ा थोड़ा। एक और संडे तो नहीं लेना पड़ेगा क्लास, फिर से रिवीजन, फिर कुछ नए क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, क्वेश्चन बहुत है। तो इसीलिए आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन कैसे भी आएगा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन खैर अभी इसका रिवीजन फिर से होगा, सिर्फ इसी चैप्टर का नहीं, मतलब जब और आगे बढ़ेंगे तो अभी आज एक चैप्टर कर रहे हैं, ऐसे 2 से 3 चैप्टर करेंगे। एक दिन आएगा आधी बुक करेंगे एनसीईआरटी की पहली पार्ट, एक बार ऐसा आएगा जब पूरा करेंगे सब। तो कई बार अभी फिर से पढ़ना है इसको, मतलब वही सारी बातें फिर घूम फिर करके आएंगी। सही है, बहुत बढ़िया। और सबसे पास में अनम का घर है, तो बिरयानी भी वहीं से आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। और जो वेज वाले उनके लिए पनीर आ जाएगा, सही ना। रख दीजिए मोबाइल, काम नहीं आएगा। तो लगा मोबाइल चला रही है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, पर बेस भी क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब बिना क्वेश्चन कराए टॉपिक ऐसे पढ़ने मजा नहीं आता, फिर मतलब नहीं रह जाता। नोट कर लिया। भी ज्यादा देर से नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, ज्यादा देर से नहीं पढ़ रहे हैं, पूरे 2 घंटे भी नहीं हुए सही से।
आपने बड़े दिनों के ये लोग क्या नोट कर रखी देर तक किया है नोट? हाँ कर लिया ना यहाँ पे भी जैन आ रहा है समझ में? सब बाउंसर तो नहीं जा रहा है? चलिए अगले रिवीजन में आ जाएगा। 24 घंटे वाला क्लास होगा, बता रही हूँ ना। ये कहाँ से आ गया? इसका भी कोई नया चैप्टर नहीं। एनसीआर एनसीआर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक सिंपल सा टॉपिक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अभी तक हम लोग ने जितने भी क्वेश्चंस या जितनी भी बातें करी हैं वहां सिर्फ दो ही चार्जेस थे, एक चार्ज दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहा, दूसरा पहले पे कितना लगा रहा। लेकिन अगर किसी सिस्टम पर दो से ज्यादा चार्जेस आ जाए तब भी फोर्स लगेगा। तो वहां पर हम जो डील करेंगे वो आपका है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, और इसके लिए जरूरत पड़ेगी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब भी आपकी कोई वेक्टर क्वांटिटीज होंगी जहां पर दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज आपस में इंटरेक्ट करेंगी, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हम लोग बात करें। जैसे यहाँ पर भी क्या है कि फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, और सपोज करिए किसी सिस्टम पे n नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए, एक चार्ज ये Q है, दूसरा Q1 है, Q2 है, Q3 है, ऐसे ही n नंबर ऑफ चार्जेस इस सिस्टम पे रखे। अब इन n चार्जेस की वजह से हर चार्ज इस Q चार्ज पर फोर्स लगाएगा। सपोज करिए हमसे पूछा जा रहा है कि इस Q चार्ज पर टोटल फोर्स कितना लगेगा ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस। तो अभी तक हम लोग सिर्फ दो की डीलिंग करते थे, यहाँ पर क्या है n नंबर ऑफ चार्जेस आ गए। तो इस तरह के केसेस को डील करने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है कि जितने भी आपके पास सिस्टम में चार्जेस हैं, हर चार्ज जो इस पर फोर्स लगाएगा, Q1 इस पर लगा रहा है, मान लेते तो उसका नाम F1 है, Q2 चार्ज Q पे लगा रहा है, उसका नाम F2 है, Q3 F3, Qn वाला Fn लगा रहा है। तो ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इन Fn जो फोर्सेस लग रहे हैं, F1 से लेके Fn तक फोर्सेस, इन सबको हम वेक्टर सम कर लेंगे, पहली चीज। और दूसरी बात इसमें ये कहता है कि कोई भी फोर्स इस वाले फोर्स की वजह से दूसरे वाले फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि सारे फोर्सेस इंडिपेंडेंटली लग रहे हैं। अगर हमें नेट फोर्स पूछा जाएगा तो हम इसका वेक्टर एडिशन कर देंगे। सपोज कर लीजिए आपके पास Q1 चार्ज पर इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो आपका F1 लग रहा है, इसकी वजह से जो लग रहा है वो F2 लग रहा है, इसकी वजह से जो लग रहा है वो F3 लग रहा है, इसकी वजह से फोर्स लग रहा है वो Fn लग रहा है। अच्छा, जरूरी नहीं कि इसी तरफ से लग रहा है, अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में भी लग सकता है, डिपेंड करता है प्लस माइनस कैसा है। यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर फोर्सेस की बात कर रहे हैं, वो आप प्लस माइनस अपने आप से लगा लेंगे जब क्वेश्चन गिवन होगा। अब इस केस में हमारे पास जो F नेट फोर्स निकलेगा किस पर, ऑन चार्ज Q पर, ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, वो किसके बराबर आ जाएगा, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह जो फोर्सेस लग रहा होगा उनका वेक्टर सम प्लस Fm। यही आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ
सुपरपोजिशन, कि जब भी हमारे पास किसी सिस्टम में दो से ज्यादा चार्जेस आएंगे तो हर चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा उसकी वजह से नेट फोर्स लग रहा होगा वो इंडिविजुअल जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके वेक्टर सम की को वेक्टर सम कर देंगे बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ पर एडिशन होगा, लेकिन कौन सा होगा? वेक्टर एडिशन। ये नॉर्मल एडिशन नहीं कि सिंपल अगर 2 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो हमने 4 3 7 2 9 लगा दिया। सिंपल एडिशन नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर वेक्टर एडिशन होगा। और वेक्टर एडिशन आपको आता है, उसके लिए आपके पास एक तो स्पेसिफिक मेथड है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जब दो वेक्टर्स ऐड हो रहे होंगे तब कैसे करते थे। उसके अलावा एक जनरल मेथड जिसको हम लोग रिजोल्व करते थे, मेथड ऑफ रेजोल्यूशन। चाहे आपके n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं उनको मेथड ऑफ रेजोल्यूशन से हम लोग सॉल्व कर लेते थे, एक्स डायरेक्शन के लिए अलग, वाई डायरेक्शन के लिए अलग, ठीक। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ये कहता है कि जो F1 फोर्स ये लगा रहा है वो F2 की वजह से अफेक्टेड नहीं होगा, ना F3 की वजह से, ना Fn की वजह से। सब अपने अपने इंडिविजुअल फोर्सेस लगा रहे होंगे और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। ऐसे फोर्स लग रहे होंगे जैसे ये है ही नहीं, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि F1 इसकी वजह से कुछ इफेक्ट हो रहा होगा। तो दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर किसी भी सिस्टम पर लगने वाले n नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, हमें नेट फोर्स चाहिए, तो नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे? बाय वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, पहली बात। दूसरी बात हम इसमें क्या लिखेंगे कि जो एक फोर्स लग रहा होगा चार्ज पर वो दूसरे फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा होगा, ऐसे एक्ट कर रहा होगा जैसे बाकी कोई चार्ज है ही नहीं। जो F1 लग रहा हो, अगर ये कुछ भी ना होते तो भी F1 उतना लगता, ये 10 फोर्स आ गए तो भी F1 उतना लगेगा, यानी कि F1 इनकी वजह से कुछ अफेक्टेड नहीं होगा। ये स्टेटमेंट आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, इसका यूज करते हुए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। Two equal positive charges of 2 microcoulomb, two equal positive charges each of 2 microcoulomb interact with a third positive charge of 3 microcoulomb situated as shown in figure, फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं। पूछा जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। नोट कर लिया था ना ये, find the magnitude and direction of the force experienced by the charge of 3 microcoulomb. Find the magnitude and direction of the force experienced by the charge of 3 microcoulomb. अभी आपका 3 चार्जेस का सिस्टम बन गया, यानी कि यहाँ पर 2 चार्जेस से ज्यादा की बात हो रही है। पूछा क्या जा रहा है कि फोर्स फाइंड करना, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसका? इन चार्जेस का जो फोर्स लग रहा हो किस पर? 3 माइक्रोकूलम पर, जो नेट फोर्स आया होगा। तो कुछ फोर्स इसने लगाया होगा और कुछ फोर्स इसने, 2 फोर्स आ गए। अब इनका आपको वेक्टर एडिशन कर देना, सिंपल हो जाएगा। सब पॉजिटिव चार्ज दिए ना, 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज, इतना इतना थर्ड, हाँ सब पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव दे रखे हैं। तो पॉजिटिव के केस में कौन सा फोर्स चार्ज लग रहा होता है? कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इसका मतलब ए जो सी पर फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन किधर रखेंगे? डायरेक्शन आपको मालूम है, जो लाइन इनको ज्वाइन करती है, ये लाइन ज्वाइन कर रही है, तो फोर्स का डायरेक्शन तो इसी पर आना है। हाँ, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है। अब दोनों पॉजिटिव हैं तो ए सी पर जो फोर्स लगाएगा कुछ ऐसे लगाएगा, इसका नाम एफ ए रख दे रहे। अगर ये नेगेटिव होता, सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए ये -3 माइक्रोकूलम दिया होता, तो अब ये फोर्स इस पर कैसे लगाता? अट्रैक्टिव लगाता, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। उस सिचुएशन में हम लोग ऐसे बात करते। बात समझ में आ रही ना?
केस में क्या है, दोनों सबके सब पॉजिटिव दिए हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो हमने डायरेक्शन बना दिया FA का इधर। अच्छा अब इधर की बात कर लेते हैं, DC पर जो फोर्स लगा रहा होगा, पहले तो लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस मिल गए हमको, इसी लाइन के अलॉन्ग फोर्स लग रहा होगा, ये भी पॉजिटिव, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसका मतलब ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, इसका नाम रख दिया हमने FB। अब इन दो फोर्सेस हमारे पास निकाल लेंगे हम, इन दो फोर्सेस का हमें क्या करना होगा, वेक्टर एडिशन करना होगा। ठीक, एंगल वगैरह कुछ दिया नहीं दिया है, हाँ कुछ नहीं दिया। और अच्छा इस केस में हमारे पास अब मैग्नीट्यूड तो पता है, AC का डिस्टेंस नहीं पता है, पाइथागोरस थ्योरम से निकल आएगा। ये आपका 9 + 16 ये बन गया 5, 9 + 16 बन गया 5 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम से आपने AC भी निकाल लिया, BC भी निकाल लिया। अब एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ पर 2 ये 3, Q1 की वैल्यू 2, Q2 की वैल्यू 3 और R कितना है 5। इसकी जब हम लोग बात करेंगे तो Q1 की वैल्यू 2, Q2 की वैल्यू 3, डिस्टेंस कितना R 5, यानी कि हमारे पास जो लगने वाला फोर्स FA और FB है उनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, FA बराबर FB है और दोनों की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, क्योंकि यहाँ भी 2 है और दूसरा वाला 3, 10 की पावर -6 इसको लिख रहे हैं और 10 की पावर -6 इसको लिख रहे हैं, माइक्रो कुलाम है, कन्वर्ट कर ले रहे हैं कुलाम में। ठीक, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, ये भी 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। इसी क्लास में जब क्लास में लंबा चलेगा तो ये भी आपका वो रहेगा, उसमें बैठ जाइए चाहे। एंगल कुछ नहीं दिया हुआ है, एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, और अगर जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, 3 भी अपने पास है, 5 भी अपने पास है। तो अब ये FA भी आ गया, FB भी आ गया। अब इनके बीच का भी फिलहाल एंगल नहीं मालूम है कुछ, ठीक ना, एंगल निकाल सकते हैं क्योंकि अब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर सिर्फ 2 साइड भी दी होती है एंगल सारे निकल आते हैं, यहाँ तो तीनों दे रखी है। तो अगर हम tan थीटा की बात करें, परपेंडिकुलर अपॉन 4 3/4, यहाँ पर भी यानी कि ये दोनों एंगल बराबर आ रहे हैं, 3/4 tan इनवर्स के साथ। साइन की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर 3/5 के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि एग्जैक्ट नोन वैल्यू अभी तो नहीं मिल रही। ये समझ में आ गया कि FA आपका FB दोनों बराबर है और इनका नाम रख ले रहे हैं F, यानी कि जो फोर्स ये लग रहा है F उतना ही फोर्स ये लग रहा है F। अब अगर हम इसके कंपोनेंट में ब्रेक कर ले तो अब ये वाला एंगल थीटा है, ये दोनों एंगल बराबर आएंगे, कितने आएंगे वो अलग बात, लेकिन अभी बराबर आएंगे ना। tan थीटा अगर निकाले परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/, यानी कि ये दोनों वैल्यू बराबर है, उसका नाम थीटा रख लिया। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो F cos थीटा, इसका F cos थीटा और इसका भी डायरेक्शन क्या है F cos थीटा, और इसका जो कंपोनेंट ये वाला होगा वो कितना है F sin थीटा, इसका ये कंपोनेंट कितना होगा F sin थीटा। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन के जो फोर्सेज है वो दोनों का है मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि F sin थीटा ऊपर वाला F sin थीटा नीचे वाला दोनों दूसरे को कैंसिल कर देगा। नेट फोर्स जो निकलेगा, हमें नेट फोर्स रिक्वायर्ड है, F नेट कितना निकलेगा F cos थीटा प्लस F cos थीटा, F cos थीटा प्लस F cos थीटा, ये वैल्यू कितनी आ गई 2F cos थीटा। ये बात समझ में आई, F नेट निकालना था आपको, परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, F sin थीटा से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ F cos थीटा दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे, तो फोर्स कितना आ जाएगा F cos थीटा प्लस F cos थीटा मिलकर 2F cos थीटा आ गया। वैल्यूज दे रखी है, अभी वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी। यहां तक समझ में आ गया, अगर वैल्यू कुछ ना दी होती तो बस यहीं पर रख के छोड़ देते, आंसर हमारा 2F cos, यानी MCQ टाइप में अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो ऐसे ही दे रखा होता, तब उस सिचुएशन में ये वैल्यूज ना दी होती। लेकिन अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यूज दी होंगी, क्योंकि बोर्ड में आपका ये लॉन्ग में क्वेश्चन बनेगा या शॉर्ट वाले में बनेगा तो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स से क्वेश्चन बनेगा, तो वो तभी मिलेगा जब आप वैल्यूज प्लेस करेंगे। तो अब इस केस में हमारे पास ये वैल्यू आ गई F नेट 2 टाइम्स F कितना है यहाँ पर आपने निकाल रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 3 कर दे रहे हैं 6, 10 की पावर -12/25। अब बचता है cos थीटा, ये अगर थीटा लेके हम लोग चल रहे हैं तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में बेस क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो cos थीटा का क्या लिख सकते हैं 4/5। सारी वैल्यूज आ गई, बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 × इसकी जगह लिखेंगे 9 × 10 raised to the power 9 इंटू कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, 6 4 24, 10 की पावर -12, ये 25 ×
5। बताइए कितना आंसर आ रहा है? 9 into 18। उसमें एंगल की जरूरत पड़ेगी, निकाल सकते तो उससे भी थीटा थीटा 2 थीटा बनेगा, निकाल सकते उससे भी आ जाएगा। दो फोर्सेस है, इसको अगर हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से करना चाहें यानी कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से तो भी हो सकता था। ये आपका 9 to 18 18 24 माइनस 6 24 माइनस 12। कितना आया है? 17.28। पक्का यही सही है? नहीं, वो 10 मुझे वैल्यूज नहीं। वो छोड़ दीजिए। 2 into 9 into 24 divided by 25 divided by 5। 3.46 3.456 into 10 raised to the power 9 minus 12 minus 3 कूलम। तो नेट फोर्स आपके पास आएगा ऑन सी 3.456 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट लगा है वो कौन सा लगा है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा हुआ है। क्लियर है? ये नहीं आया समझ में? कहाँ नहीं समझ में आया? पूरा नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये फिगर गिवन था, ए पर चार्ज रखा है 2 माइक्रोकूलम, बी पे रखा है 2 माइक्रोकूलम, सी पर रखा हुआ 3 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि इस 3 माइक्रोकूलम पर नेट फोर्स कितना लगेगा, किसकी वजह से? इन दो चार्जेस की वजह से। इसका नेचर, इसका तीनों का पॉजिटिव नेचर, तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा कहाँ लगता है? जो लाइन इन दोनों फोर्सेस को ज्वाइन करती है, दो लाइन चार्ज को जो ज्वाइन करती है उसी लाइन के अलॉन्ग लगता है। तो अब इस केस में हमारे पास फोर्स इसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा, इसकी वजह से 2 माइक्रोकूलम जो इस पर फोर्स लगाएगा। दोनों का नेचर पॉजिटिव है, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये आपका रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एफ इसका नाम रख ले रहे, ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसका नाम एफ बी रख ले रहे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका Q1 Q2 2 into 3, आर कितना? ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाला 5 स्क्वायर हो गया। इसका केस जब देखेंगे तो Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो इसका मतलब उसका नाम हम लोग ने एफ रख दिया, मैग्नीट्यूड आपका ये आ रहा। अब एक एफ फोर्स इधर लग रहा है, एक एफ फोर्स इधर लग रहा है, ठीक। अब यहाँ से आपको वेक्टर एडिशन करना है, इसको अगर हम लोग सेपरेट ड्रॉ करें, यहाँ से हमारे पास एक फोर्स एफ ऐसे लग रहा है, एक फोर्स एफ ऐसे लग रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल सा थीटा, ये केस है ना, ये पॉइंट सी बनाया अलग से। ये चीज क्लियर? दो फोर्सेज हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एफ, हमें वेक्टर एडिशन करना है। तो वेक्टर एडिशन करने के दो मेथड्स है, या तो हम पैरेललोग्राम लॉ से कर सकते हैं। अगर हम पैरेललोग्राम लॉ पर जाते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि दो फोर्सेस आर की वैल्यू किसके बराबर होती थी? अगर पी और क्यू के केस में लेते तो एक वेक्टर पी है, दूसरा क्यू है, इस तरह सॉल्व करते थे। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। cos थीटा या थीटा क्या होता था? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो अगर हम इससे करना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। हमें नेट फोर्स चाहिए एफ नेट, पी की जगह पर एफ स्क्वायर, क्यू की जगह पर एफ स्क्वायर, 2pq एफ इंटू एफ स्क्वायर। अब थीटा कितना है यहाँ पर? 2 थीटा बन जा रहा है, cos 2 थीटा। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट और लग जाएगा तो वो टेंशन आपकी और बढ़ जाएगी। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1 कर लीजिए, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा कर लीजिए, या cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा, 3 फॉर्मूले आते हैं। तो अगर वो याद है तो कर सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम आंसर मिलेगा। ज्यादा आसान वाला ये मेथड था, रिजॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर हम लोग इससे करेंगे, मान लीजिए इससे कर रहे हैं, अब इस केस में एफ स्क्वायर मिलकर कितना बन गया? 2f स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी है? 2f स्क्वायर cos 2 थीटा। कॉमन क्या ले सकते हैं? √2 बाहर ले गए और f बाहर आ गया, अंदर क्या बचा होगा? रूट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा। अब यहाँ cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूले से जो माइनस जिससे हट जाए। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले यहाँ लिख दे रहे हैं। cos 2 थीटा के फॉर्मूले 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यूज कौन सा करते हैं? तीनों यूज कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पर कौन सा यूज करना है? अब हमें इसको 1 हटाना है। 1 किससे हट सकता है? ये वाले फॉर्मूले से हट जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर √2f 1 प्लस cos 2 थीटा क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1 से 1 हो गया कैंसिल,
रूट टू मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा, ये भी रूट 2 है, अंदर भी रूट 2 लिखा होगा, मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा, 2f cos थीटा, यही वैल्यू आई थी वहां पर जब आपने उससे किया था। 2f की चाहे इससे निकाल, जो भी आपको आसान लग रहा हो, बस करना क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का पर्पस क्या है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन करना, वेक्टर एडिशन करना सिंपल। अब वो आप चाहे रिजोल्यूशन से कर लीजिए, ये मेथड होता है जर्नल, यहाँ तो 2 ही लगे थे इसीलिए स्पेसिफिकली इससे भी कर सकते थे, लेकिन अगर 3 लगते तब इससे नहीं कर पाते, तब हमें अल्टीमेटली उस पर जाना ही पड़ता। तो जो आसान लग रहा है हमने दोनों मेथड से आपको करके दे दिया। ये वाला केस आपका अगर हम रिजोल्यूशन से जाएंगे, और ये वाला केस आपका अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जाएंगे। 2f को अब सिंपली वैल्यू रखनी, इसके बाद वही स्टेप आ जाएगा। अब किसके नहीं समझ में आया, कौन से स्टेप पे? तीसरा मेथड नहीं मेरे पास समझाने वाला, 2 ही है इसके। आगे सुन नहीं आया, इतना सन्नाटा क्लास में है तो फिर टेंशन होने लगती, सबके अब बाउंसर जा रहा है। आसान शॉपिंग तो नहीं करनी थी जाके, अभी आसान निकलनी थी सब। चले आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ये आया समझ में? अभी नहीं आया समझ में? क्या चीज नहीं समझ में आई? वेक्टर। देखिए ये पिछली बार भी डिस्कस हुआ था कि देखिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, चलिए हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि जब भी हमारे पास वेक्टर एडिशन करना हो तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स है। जैसे एक मेथड है तो जनरल मेथड है, जिसको हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ रेजोल्यूशन। मेथड ऑफ रेजोल्यूशन क्या कहता है, जितने भी फोर्सेस लगे हो वो सबके लिए एप्लीकेबल है, यानी कि जनरल मेथड है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी फोर्सेस हो, बस सिंपली आपको एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के फोर्सेस को रिजोल्व कर लेना है, और एक्स वाले को एक तरफ ऐड कर लेना है, वाई वाले को एक तरफ ऐड कर लेना है। क्योंकि हम लोग वेक्टर एडिशन कर रहे हैं तो हमें डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। कोई एक डायरेक्शन मान लीजिए, लेफ्ट से राइट को प्लस मान लेते हैं, राइट से लेफ्ट को माइनस मान लेते हैं। इस तरह से डाउनवर्ड से अपवर्ड को प्लस मान लीजिए, अपवर्ड से डाउनवर्ड को माइनस मान लीजिए। अब अगर कोई भी फोर्स इस तरह से दिया, मान लेते हैं एक फोर्स ये दिया, इसका नाम है P, एक फोर्स ये दिया है Q, ये थीटा, ये थीटा। अब इसको हमें वेक्टर एडिशन करना है तो हमारे पास फोर्सेस अभी क्या है, किसी एंगल पर है। ये हम लोगों ने पिछली बार बात करी थी कि जब भी कोई फोर्सेस किसी एंगल पर होगा तो उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, यानी इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन करना। ठीक है, रिजोल्व कर लेते हैं। तो जिस डायरेक्शन में एंगल हम लेके चलते हैं, जैसे हम थीटा लेके चल रहे हैं, उस डायरेक्शन के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, जैसे P के वाला क्या बन जाएगा, P cos थीटा बन जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होता है वो साइन बन जाता है। सेम काम Q के साथ करेंगे। थीटा इधर पता है तो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जो कंपोनेंट बनेगा वो Q cos थीटा बनेगा, और जो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग कंपोनेंट बनेगा वो Q sin थीटा बनेगा। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं कि जितना हमारे पास x डायरेक्शन के फोर्सेस हैं, समेशन ऑफ fx लिख लिया, इसमें साइन कन्वेंशन लेके चलेंगे। जब लेफ्ट से राइट चलेंगे तो प्लस, राइट से लेफ्ट आएंगे तो माइनस। अब यहाँ पूरे सिस्टम में सिर्फ 2 ही फोर्स है, दोनों लेफ्ट से राइट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, दोनों ही प्लस साइन के साथ आएंगे। P cos थीटा प्लस Q cos थीटा, ये हमारे पास समेशन ऑफ fx आ गया। समेशन ऑफ fy जब लिखेंगे तो उस केस में हमारे पास जो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस हैं, यहाँ पर 2 फोर्सेस है, एक P sin थीटा, एक Q sin थीटा। इसमें भी साइन कन्वेंशन लेके चलेंगे। डाउनवर्ड से अपवर्ड जाएंगे तो प्लस लेंगे, अपवर्ड से हम डाउनवर्ड आएंगे तो माइनस लेंगे। अब ये डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहे हैं तो P sin थीटा हो गया प्लस का, ये अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहे हैं तो ये माइनस का हो गया। यहां तक चीजें क्लियर? ठीक है। अब हमारे पास जितने भी सिस्टम में फोर्सेस थे हमने उसको 2 पार्ट्स में बांट दिया, एक x बांट दिया, एक y बांट दिया।
अब जो रिजल्टेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट आर अगर लिख रहे हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट कर लेंगे, यहां से हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पर आते हैं। वहां पर ऑलमोस्ट फिगर ऐसा ही दिया था, एक चीज थी यहाँ पर पी और क्यू हम लोग अलग लेके चल रहे थे, वहां पर सेम था। जो क्वेश्चन था उसमें हमारे पास यहाँ भी एफ था, यहाँ भी एफ था, जहां पर हमने पी और क्यू लिखा हुआ है। अब एक काम करते हैं, पी क्यू को हटा करके सब तरफ एफ लिख लीजिए, ये एफ, ये एफ, ये एफ, ये एफ। इसका क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ एफ वाई वाला, एफ साइन थीटा माइनस एफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा।